सोचिए कोई खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर आपको धमकाए, कहे कि आपके खिलाफ गंभीर आरोप है और जेल जाना तय है, लेकिन फिर वही ठग उल्टा अपने ही जाल में फंस जाए और जिसे ठगने आया था उसी को पैसे ट्रांसफर कर दे। अजीब लगा ना? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़के ने ठग को ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि 4 दिन तक ठग अपने ही पैसों से उसे बचाने की कोशिश करता रहा। आखिर कैसे हुआ ये सब? कौन था वो लड़का और कैसे उसने ठग से 10,000 रुपये निकलवा लिए? जानिए इस वीडियो में। साइबर ठगी के मामले आजकल आम हो गए हैं, जहां ठग आम लोगों को झांसे में डालकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। लेकिन कानपुर में एक लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो दंग रह गया। बर्रा विश्व बैंक निवासी भूपेंद्र सिंह को एक साइबर ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डराने और पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन भूपेंद्र ने चालाकी दिखाते हुए ठग को ही उसी के जाल में उलझा दिया। अरे मतलब भूपेंद्र जानता था कि उसने कोई भी गलती नहीं की है, तो जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो वो डरे किस बात के लिए? अगर बाय चांस कोई गलती होती भी तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि किसी को भी डिजिटल अरेस्ट ऐसे किया जाए, वो भी बिना किसी आधार के, और पैसे भी मांगे जाए। लेकिन भूपेंद्र ने न बस ठगों की चाल ही पकड़ ली बल्कि उन्हें सबक भी सिखाया, और ऐसा सबक सिखाया कि अब जो है वो ठग अपने आने वाले जो 2-3 साल है उनके बीच में तो किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। तो इस घटना की शुरुआत कैसे हुई? ये घटना साइबर ठगी का एक अनोखा मामला है, जिसमें एक आम नागरिक ने पूरी सूझबूझ के साथ ठग को चकमा दे दिया और ना सिर्फ खुद को ठगी से बचाया बल्कि ठग को ही अपना शिकार बना लिया। आइए जानते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत हुई कैसे, और अंत तक की पूरी कहानी भी आपको बताते हैं कि कैसे भूपेंद्र बिना डरे अपने बुद्धि के बल पर इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ जो है वो अनोखी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। तो 6 मार्च 2025 को भूपेंद्र सिंह के फोन पर एक अनजान नंबर का कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को सीबीआई अधिकारी बताता है और बेहद गंभीर लहजे में धमकाने लगता है, मानो कि वो सच में कोई अधिकारी हो। उसने कहा कि भूपेंद्र का नाम राजू है और उन पर एक लड़की को अश्लील फोटो और वीडियोस भेजने का आरोप है। ठग ने कहा कि भूपेंद्र के पास 36 अश्लील वीडियो और 10 फोटो मिले हैं, लेकिन भूपेंद्र ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो वो क्यों डरे? उसे भी पता था कि जो चीज़ आपने की ही ना हो और उसके लिए आपको कसूरवार ठहराया जा रहा हो तो आपके मन में भी शक होगा कि अगर मैंने वो चीज़ की ही नहीं है तो मुझे ब्लेम क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जो कि झूठ है, गलत है। ये केस बहुत गंभीर है और जल्द ही सीबीआई और पुलिस की टीम उनके घर पहुंचने वाली है। ये सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि अब आपने जो है वो बहुत बड़ी गलती की है और बहुत ही जल्द सीबीआई जो है वो आपके घर पर आएगी और आपको अरेस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि सीबीआई उस इंसान को फ़ोन करके क्यों बताएगी कि हम आपके घर आने वाले हैं? वो वहाँ से भाग भी तो सकता है, कहीं जा भी तो सकता है, अपना ठिकाना चेंज भी कर सकता है। अगर उसने ये चीज़ की होगी तो, अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो सीबीआई या पुलिस इन्फॉर्म क्यों करेंगे इस बारे में? वो तो घर पर आ जाएगी, वो लोकेशन ट्रैक करके आ जाती है, ट्रेस करके आ जाती है। ठग ने व्हाट्सएप पर एक नकली सीबीआई समन पत्र भी भेजा जिस पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नई दिल्ली लिखा हुआ था। समन पत्र क्या होता है? समन पत्र एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे अदालत या किसी आधिकारिक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ये किसी इंसान को अदालत या किसी जांच एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश होता है ताकि वो किसी मामले में गवाही दे सके या जवाब दाखिल कर सके। समन पत्र में आमतौर पर उपस्थिति होने की तारीख, स्थान और वजह दर्ज होती है। अगर कोई व्यक्ति समन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये समन पत्र भूपेंद्र को भेजा गया था जिसपे हूबहू सारी डिटेल्स असली पत्र जैसी लिखी गई थी। इतने में तो कोई भी डर जाएगा और सोचने लगेगा कि शायद उसकी ही गलती
होगी। हालांकि उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं होगा, लेकिन इस तरीके का पत्र अगर किसी को मिलता है, समन पत्र मिलता है, हूबहू डिटेल्स जो है और अधिकारी का नाम जो है उसमें लिखा रहता है, तो एक टाइम के लिए डर और शंका तो लोगों के बीच में आ ही जाएगी कि शायद हमसे ही कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि इतना बड़ा जो लीगल चीज़ है वो अगर भेजा जा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। इस समन पत्र में पुलिस अधिकारी की फोटो और नाम आनंद तिवारी, पुलिस सीबीआई लिखा हुआ था। एक बात समझ नहीं आती कि क्या इन लोगों को जो कानून के साथ खेलते हैं, झूठे दस्तावेज तैयार करते हैं, उन्हें ये डर नहीं रहता है कि अगर ये लोग अरेस्ट हुए तो कौन सी सज़ा इन्हें हो सकती है। एक तो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की, दूसरा कानून का उल्लंघन करने के लिए, कानून के साथ खेलने के लिए सज़ा हो सकती है। अब इतना होने के बाद भूपेंद्र को तुरंत समझ आ गया कि ये साइबर ठगी का मामला है। अगर कोई वाकई सीबीआई अधिकारी होता तो वो फ़ोन पर इस तरह की बातें नहीं करता और ना ही पैसों की मांग करता। मतलब वो तो अरेस्ट करते, पुलिस जनता को उनकी गलती के लिए अरेस्ट करते हैं, ना कि उनसे पैसे लेते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। अब यही सोचते हुए भूपेंद्र ने ठग को सबक सिखाने की ठान ली, और वो भी ऐसा सबक जिसके बाद ये ठग करना ही भूल जाएं। भूपेंद्र ने तुरंत नाबालिग बनने का नाटक किया। मतलब वो तो 18 से ऊपर थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने 16 साल का बताया। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में रोनी सूरत बनाकर ठगों से कहा कि सर, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगे और घर से निकाल देंगे। भूपेंद्र ने बहुत ही मासूम लहजे में ये सब कुछ कहा, जिससे ठगों को ये यकीन हो गया कि भूपेंद्र सच में भोला भाला नाबालिग लड़का है जिसे नहीं पता कि आगे क्या करना है इस मामले में। अब ठग का अगला जाल क्या था ये भी जान लीजिए। भूपेंद्र के ऐसा कहते ही ठग को लगा कि ये सच में डर गया है, इसलिए उसने झांसा देना और तेज कर दिया। उसने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसे रोकने के लिए कुछ ज़रूरी फॉर्म भरने होंगे, जिसकी फीस 16,000 रुपये है। सोच कर देखिए कि एक सीबीआई अधिकारी एक नाबालिग को ये कैसे कह सकता है कि उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए मान लेते हैं कि उसने ये कहा भी कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अगर इसे रोकना चाहते हैं तो 16,000 रुपये दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी पुलिस एक नाबालिग को इस तरीके से नहीं डराएगी। अगर उसने कुछ किया भी होगा तो सबसे पहले वो उनके माता पिता को इन्फॉर्म करेगी या तो उसके परिवार को इस चीज़ की जानकारी देगी और पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगेगी। इसके बाद भूपेंद्र ने अपना प्लान शुरू किया और ठग को उल्टा फंसा दिया। तो पहला ट्रिक जो था वो था दोस्त से उधार लेने का बहाना। भूपेंद्र ने ठग से कहा कि सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने अपने दोस्त से उधार मांगे हैं, वो भी इंतज़ाम कर रहा है। ठग ने फिर से धमकाने की कोशिश की, अगर पैसे नहीं मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी नकली अधिकारी ये समझ ही नहीं पाए थे कि भूपेंद्र उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और वो बन भी रहे हैं। इसके बाद आती है दूसरे ट्रिक की बारी, यानी चोरी की चेन बेचने का नाटक। इसके बाद भूपेंद्र ने ठग को कहा कि मेरे पास मम्मी की सोने की चेन है जिसे मैंने चुपके से चुरा लिया है, मैं इसे ज्वेलरी के दुकान पर लेकर जाऊंगा और आपको पैसे दे दूंगा इसे बेचकर। ये सुनकर ठग पूरी तरह से झांसे में आ गए और उन्हें लगा कि पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से कहानी में नया मोड़ आता है। अब तीसरे ट्रिक की बारी आई है। भूपेंद्र ने पहले ठग से पैसे ट्रांसफर कराए, सही सुना आपने। अब दोनों ने फोन पे क्या बात की ये भी जान लीजिए। भूपेंद्र ने फोन पर ठग से कहा कि सुनार चेन नहीं दे रहा, पहले उसे 3,000 रुपये देने होंगे। ठग ने बिना शक किए तुरंत 3,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए भूपेंद्र के बैंक में। भूपेंद्र ने कहा कि सुनार ने 500 रुपये मांगे हैं। ठग ने फिर से उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस बार भूपेंद्र ने कहा कि ज्वेलरी वाला कह रहा है कि मैं नाबालिग हूँ, इसलिए चेन के पैसे तभी देगा जब कोई बड़ा आदमी आएगा। भूपेंद्र ने अपने दोस्त को फ़ोन करवाया और उसे बड़ा आदमी बनने को कहा और ठग से 4,480 रुपये और ट्रांसफ़र करा लिए। भूपेंद्र ने ठग को गोल्ड लोन की नई कहानी सुनाई। कहा कि गोल्ड लोन से 1.10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन पहले 3,000 रुपये
प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। ठग ने फिर 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह ठग से 10,000 रुपये ठग लिए गए और उसे भनक भी नहीं लगी। लेकिन जैसे ही ठग को इस बात का अंदाज़ा लगा कि वो फंस चुका है तो वो भूपेंद्र के सामने फ़ोन पर गिड़गिड़ाने लगा। जब ठग को एहसास हुआ कि वो फंस चुका है और पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं तो उसने बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। अब आगे की बातचीत सुनिए जो कि काफ़ी मज़ेदार रही है। ठग ने कहा कि बेटा तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? भूपेंद्र ने कहा कि सर मैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ कि आप मुझे डांटेंगे, पैसों की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। ठग ने वापस उससे कहा कि हमें भी डांट मिल रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर तुमने पैसे नहीं दिए। ठग ने कहा कि हम तुम्हें अपना बेटा कह रहे हैं और तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। भूपेंद्र ने कहा कि नहीं सर, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं समझ रहा हूँ। भूपेंद्र ने कहा कि सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। ठग ने कहा कि किसी से उधार ले लो। भूपेंद्र ने कहा कि सर बहुत कोशिश कर चुका हूँ लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। अब ठग ने कहा कि बेटा मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, बच्चे के लिए पिचकारी भी नहीं ला पाया हूँ। सोचिए कि एक अधिकारी अपने बच्चे के लिए होली की पिचकारी तक नहीं ले पाया है। लेकिन भूपेंद्र को यहाँ पे दया नहीं आती है क्योंकि वो तो एक ठग था। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और ठगों को ही ठग लिया। अब ये घटना दिखाती है कि अगर हम सतर्क रहें और दिमाग से काम लें तो हम खुद को साइबर ठगी से बचा सकते हैं। आमतौर पर लोग इन ठगों के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा देते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उल्टा ठग से ही 10,000 रुपये ऐंठ लिए। तो कोई भी सरकारी एजेंसी या पुलिस फ़ोन पर पैसे नहीं मांगती है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई धमकी दे रहा है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसे ठगों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है। तो क्या आप भी ऐसे ठगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? अगर आपके पास अगली बार कोई कॉल आए तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।